ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 1 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से समय के साथ इंफॉर्मेशन का कंटेक्स्ट चेंज होता है और केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि उसका जो लैंग्वेज होता है और जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो भी उनका मतलब ही समय के साथ चेंज होता है। और हमने जाना कि किस तरह से इस पीरियड में ये जो 700 से 1750 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड में सोशल लेवल पर बहुत सारे चेंजेज आए, बहुत सारा सोसाइटी में टेक्नोलॉजी आया, जैसे कि स्पिनिंग व्हील, चरखा, उसके बाद पर्शियन व्हील, ये सब सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया गया। ये सब चीज़ नए नए लोगों के साथ आया जो कि इंडियन सब कंटिनेंट में बाहर से आए और उनके साथ साथ उनका आइडियाज़ भी यहाँ आया। इस पीरियड में पेड़ों की बहुत बड़े लेवल पर कटाई की गई और जंगलों को क्लियर किया गया, उनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया। इससे जंगलों में रहने वाले लोग पीजेंट में कन्वर्ट हो गए, किसान बन गए और कुछ लोगों को ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मिल गया, जिससे समाज में कुछ लोग ज़्यादा धनी हो गए दूसरे किसानों के कंपैरिजन में और इससे इकोनॉमिकली समाज में अंतर नज़र आने लगा। समाज में लोगों को उनके बैकग्राउंड और उनके जो ऑक्यूपेशन थे, जो व्यवसाय थे, उसके बेसिस पर जाति में बांटा जाने लगा। अब है रीजन एंड एम्पायर। तो चोला, तुगलक और मुगल जैसे जो बड़े स्टेट थे, इनके राज्य के अंतर्गत बहुत सारे रीजन्स आते थे। जैसे कि एक संस्कृत प्रशस्ति दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के प्रशंसा में लिखा गया है। इसे बताया गया है कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का रूलर था, जो कि ईस्ट में बंगाल, जिसको कि गौर कहा जाता था, वहाँ से लेकर के वेस्ट में अफ़गानिस्तान के गजनी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसके साम्राज्य के अंतर्गत सारे साउथ इंडिया के रीजन्स भी आते थे। अलग अलग रीजन के लोग जैसे कि गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ के लोग उसके आर्मी को देखकर ही भाग जाते थे। हालांकि हिस्टोरियन ने इन सब बातों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोला गया मानते हैं। यहाँ पर एक मैप दिया गया है जो कि एक इजिप्टियन सोर्स है, मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर, जो कि शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा लिखा गया है। इसमें मोहम्मद तुगलक के टाइम में जो दिल्ली सल्तनत का जो एक्सटेंशन था, इसका जो प्रोविंसेस सब था, इस सब को दर्शाया गया है। लगभग 700 ईस्वी तक बहुत सारे रीजन्स का जोग्राफिकल एरिया जो था वो डिफाइन हो चुका था। इनका एक अपना लैंग्वेज था, अपना कल्चर कैरेक्टरिस्टिक था और इन रीजन्स पर कोई ना कोई डायनेस्टी रूल कर रहा था। इन राज्यों के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी। कभी कभी चोला, खालजी, तुगलक, मुगल जैसे डायनेस्टी जो थे वो बहुत सारे रीजन्स में अपना एम्पायर खड़ा कर लेते थे। हालांकि ये जो एम्पायर होता था वो हमेशा स्टेबल या फिर सक्सेसफुल नहीं होता था। जैसे कि जब 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, उसका पतन होने लगा, तो बहुत सारे रीजनल स्टेट फिर से इमर्ज होने लगे। लेकिन ये जो रीजन्स थे उनका ट्रेडिशन एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता था, क्योंकि कोई भी जो एक डायनेस्टी जो रूल करता था इन सब रीजन पे, तो उस डायनेस्टी का जो कल्चर होता था वो इन लोगों को भी अपनाना होता था। हालांकि ये जो रीजन्स थे सबका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर सब था, लेकिन फिर भी उन पर जिस डायनेस्टी का पहले रूल चल रहा था उसका इम्पैक्ट पड़ा था, चाहे वो इकोनॉमी में हो या फिर कल्चर में हो या फिर लैंग्वेज में हो। अब यहाँ पर दिया हुआ है लैंग्वेज और रीजन। 1318 में
पोएट थे अमीर खुसरो, उन्होंने नोट किया था कि यहाँ पे जितने भी रीजन है सबका अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि सौदर्न कर्नाटका में बोला जाता था, तेलंगानी जो कि आंध्र प्रदेश में बोला जाता था, गुजरी गुजरात का लैंग्वेज, उसके बाद मावड़ी तमिलनाडु का लैंग्वेज, गौड़ी बंगाल का लैंग्वेज, उसके बाद अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, उसके बाद हिंदवी दिल्ली के आसपास के एरिया में हिंदवी बोला जाता था। इसके अलावा अमीर खुसरो ने एक्सप्लेन किया है कि एक लैंग्वेज संस्कृत भी था जो किसी रीजन से बिलोंग नहीं करता था, ये बहुत ही पुराना लैंग्वेज था और जो सामान्य लोग होते थे वो इसे नहीं जानते थे, केवल ब्राह्मण ही संस्कृत बोला करते थे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग रीजन का अलग अलग लैंग्वेज था इस पीरियड में। अब है ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस। इन 1000 सालों में रिलीजियस ट्रेडिशन में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। दैविक तत्व में लोगों का जो बिलीफ था वो कभी कभार क्या होता था, पर्सनल होता था, लेकिन ज़्यादातर कलेक्टिव होता था, सामूहिक होता था। और ये जो सामूहिक बिलीफ है, कलेक्टिव बिलीफ है सुपरनेचुरल एजेंसी में, जिसको कि धर्म कहा जाता है, ये अक्सर कनेक्ट होता था सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से। और जैसे जैसे सोशल वर्ल्ड बदला, सामाजिक दुनिया बदली, वैसे वैसे इनका विश्वास भी बदलता गया। और इस पीरियड में हिंदुइज्म में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चेंजेज आए, जैसे कि नए नए डाइटीज का पूजा, देवी देवताओं की पूजा, उसके बाद राजाओं द्वारा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन, जो राजा टेम्पल बनवाते थे, उसके बाद इस पीरियड में ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंस बढ़ा और वो सोसाइटी के डोमिनेंट ग्रुप बन गए। चूँकि ब्राह्मणों को संस्कृत टेक्स्ट का नॉलेज था, इसलिए उनको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। और नए नए रूलर जो होते थे, जिनको सोसाइटी में प्रेस्टीज चाहिए होती, प्रतिष्ठा चाहिए होती थी, वो इन ब्राह्मणों के संरक्षक होते थे। इस पीरियड में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति की अवधारणा। ये एक अवधारणा थी जिसके द्वारा जो डिवोटीज होते थे, भक्त, अपने इष्ट देव, अपने पर्सनल गॉड तक बिना किसी पुजारी के, बिना किसी पृष्ठ के या फिर उसके किसी भी रिचुअल्स, कर्म कांड के बिना ही अपनी पहुंच बना सकते थे। इसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। इस पीरियड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नए नए रिलीजन भी अपीयर हुए। मर्चेंट और माइग्रेंट्स जो होते थे, उन्होंने जो होली कुरान था, इसके टीचिंग्स को इंडिया में लाया 17th सेंचुरी में। होली कुरान की जो टीचिंग्स है, पवित्र कुरान की शिक्षाएं, उनको मर्चेंट और माइग्रेंट द्वारा इंडिया में 7th सेंचुरी में लाया गया। मुस्लिम जो है वो कुरान को अपना पवित्र बुक मानते हैं और एक भगवान, एक गॉड अल्लाह, उनकी सोवरेंटी को, उनकी सत्ता को ये स्वीकार करते हैं, जिनका प्यार, मर्सी और बॉन्टी मतलब उदारता उन सब लोगों को गले लगाता है जो उसमें आस्था रखते हैं। बहुत सारे रूलर इस्लाम और उल्मा मतलब लर्न थियोलॉजियन और जूरिस्ट होता है, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री, तो इन दोनों के संरक्षक थे, पैट्रॉन थे। और हिंदुइज्म की तरह ही इस्लाम में भी इनके फॉलोअर्स अलग अलग तरह से अपने धर्म की व्याख्या करते थे। इसमें से शिया मुस्लिम जो थे वो प्रॉफेट मोहम्मद के जो दामाद थे अली, उनको मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर मानते थे। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम थे उन्होंने खलीफा की अथॉरिटी को स्वीकार किया था। खलीफा इस कम्युनिटी के अर्ली लीडर्स थे। और इसी तरह से बहुत सारे जो स्कूल ऑफ लॉ है इस्लाम के, इंडिया में मेनली है हनाफी और साफीज, इसमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है।
अब है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्टोरियंस जो होते हैं वो टाइम को केवल आवर्स, डेज और ईयर्स इन सब के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि इनके हिसाब से टाइम जो है वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेज आए हैं उनको ये रिफ्लेक्ट करता है, उनको झलकाता है। यह बताता है कि आइडियाज और जो बिलीव्स है ये कितना अस्थाई रहा है, परसिस्ट रहा है और कितना उसमें समय के साथ चेंजेज आए हैं। अगर पास्ट को सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले पीरियड्स में बांट दिया जाए तो समय की स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाता है। 19th सेंचुरी के मिडिल में ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इंडिया के हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और ये जो डिवीज़न था वो इस आइडिया पर बेस्ड था कि रूलर्स का जो रिलीजन था वही एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज था और इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और इस तरह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो रिच डाइवर्सिटी है उसको भी इग्नोर कर दिया गया। कुछ ही हिस्टोरियन जो है इस पीरियडाइजेशन को आज मानते हैं। ज़्यादातर जो पास्ट में जो अलग अलग मूवमेंट्स हुआ उसको इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर के आधार पर कैरेक्टराइज करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो अर्ली सोसाइटीज के बारे में है, जिसमें हम जानते हैं अर्ली पीपल के बारे में जो कि हंटर गैदरर्स थे। उसके बाद जानते हैं अर्ली फार्मर्स के बारे में, पीपल जो रहते थे टाउन और विलेजेज में उनके बारे में। उसके बाद अर्ली एम्पायर और किंगडम्स के बारे में हमने जाना था क्लास 6 के हिस्ट्री में। लेकिन ये जो 7th की हिस्ट्री है वो मेडाइवल पीरियड के बारे में है, जिसमें सोसाइटी जो थी वो पीजेंट सोसाइटी थी, क्योंकि इस पीरियड में पेड़ों की कटाई की गई थी, जंगलों को साफ किया गया था और एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया था। तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे वो भी पीजेंट बन गए थे। तो इस पीरियड का जो सोसाइटी था वो पीजेंट सोसाइटी था और इस टाइम में बहुत सारे रीजनल और इम्पेरियल स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। और इस पीरियड में हिंदुइज्म और इस्लाम जैसे मेजर रिलीजन में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। उसके बाद इसी पीरियड में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का भी सब कॉन्टिनेंट में आगमन हुआ। तो इस पीरियड में हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन सारे चेंजेज को हम आगे के चैप्टर्स के माध्यम से समझेंगे। थैंक यू।